सभी के लिए सुप्रभात मित्रों। आज हम आपको अगली क्लास में नई संधि लेकर आए हैं। संधि का नाम रहेगा चर्त संधि। हमारी संधि की लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो आपसे हम बार बार यही कहेंगे कि क्लासेस से जरूर जुड़ें, क्योंकि ये आपकी ही डिमांड पर हमने ये सीरीज चालू की है। हम इसमें आपका जो भी सिलेबस है उसको बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको हम कंप्लीट करवाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो हमारी सीरीज है टोटली 10वीं क्लास के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है और उन्हीं के लिए हमने ये क्लास शुरू की है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बच्चों चर्त संधि। आप नोट कर लें, चर्त संधि। मैं आपको एक ही तरीका बता दूंगा, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं हो पाएगा। मैं आपको बहुत ही शानदार एकदम ट्रिक के माध्यम से सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो क्लास से फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि लगातार क्लासेज तभी मिल पाएंगी आपको। तो देखिए दोस्तों, चर्त संधि। अब चर्त संधि में होता क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। चर्त संधि के अंदर दोस्तों पहला वर्ण होता है, यानी कि प्रथम वर्ण हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? प्रथम वर्ण। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि संस्कृत के अंदर 5 वर्ग होते हैं बच्चों। कितने? 5 वर्ग होते हैं। एक ही लाइन में समझ जाना, 5 वर्ग होते हैं, यानी कि क, च, ट, त और फ। यानी कि क की लाइन क, ख, ग, घ और ङ। अब मैं एक नंबरिंग कर रहा हूं यहां पर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5 नंबर, ठीक है। इससे आपको बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए क, ख, ग, घ, ङ। इसी तरह च की लाइन बोलेंगे, टे की, ते की, पे की लाइन। यानी कि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, यानी कि कै की लाइन में 5, क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि भाई चर्त संधि में पहला वर्ण हो जाता है आपका। कौन सा वर्ण होगा बच्चे? बताइए। पहला वर्ण होगा। अब पहले वर्ण का मतलब क्या हुआ तो देखते हैं। पहले वर्ण का मतलब हो जाएगा, जैसे कि यहां कै की लाइन में पहला वर्ण है कै, और चे की लाइन में पहला वर्ण है चे, टे की लाइन में है टे और पे की लाइन में है पे। ये हमारा पहला वर्ण हो जाएगा। यही संधि है, यानी कि इस संधि में पहला वर्ण होता है। अब किसको और कैसे होता है ये नियम हमें समझना है। तो अब मैं इसका सूत्र बताता हूं। इतना तो आप समझ गए कि इस संधि में पहला वर्ण होता है, चर्त यानी पहला वर्ण। अब इसका सूत्र भी समझ लीजिए। छोटा सा सूत्र है बच्चों, सूत्र है खरी चय। क्या है? खरी चय। ये सूत्र है बच्चों, आराम से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एकदम सरल तरीका से समझा दूंगा मैं। खरीचय सूत्र है। अब खरीचय में हमें समझना है खर क्या है। तो मैं यहां पर जो भी टेक्निकल शब्द होंगे मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। खरीचय में खर क्या है? खर का मतलब है बच्चों पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के हमारे शय। इन सब का जो नाम है वो है बच्चों खर। आराम से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो शब्द हैं टेक्निकल, इनको समझ जाओगे तो संधि फटाक से समझ जाओगे आप। तो खरीचय सूत्र के अंदर खर का मतलब होता है बच्चों पहला वर्ण, दूसरा और तीनों प्रकार के श, यानी श, श, स। अब पहला दूसरा का मतलब क्या हुआ? देखो पहली मतलब प्रत्येक लाइन में पहला और दूसरा, तो ये पहला हो गया क कबूतर वाला, और ये ख से खरगोश वाला दूसरा हो गया, यानी क हो गया और ख हो गया, ठीक है। ऐसे ही सभी लाइनों में आपको पहला दूसरा लेना है, पहला दूसरा पहला दूसरा। तो 5 लाइन है, देख लीजिए। ये पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं लाइन। तो प्रत्येक लाइन में 2-2 आएंगे, तो टोटल मिला के 2 × 5 बराबर 10 हो जाएंगे, यानी कि 10 वर्ण आ जाएंगे आपके पहले दूसरे। बात क्लियर है? इसके बाद में आपके तीनों शय आ जाएंगे, तो टोटल मिला के यहां पर 13 वर्ण हैं आपके, जो कि खर कहलाते हैं, जिनका नाम है खर। अब तो समझ गए ना खर क्या है? क्लियर है सबके? ठीक है ना। अब आगे हम आपको बताते हैं कि भाई इसका अर्थ क्या है, सूत्र का अर्थ क्या है। तो बच्चों इसका मैं सिंपल आपको एक डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले समझा देता हूं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए झल वर्ण, झल वर्ण के बाद में यदि आपको खर वर्ण मिलता है तो इस झल वर्ण के स्थान पर आपको कर देना है चर वर्ण। देखिए एकदम बहुत ही आसान से टेक्निक के माध्यम से मैंने आपको ये डायग्राम बना दिया है। देखिए हमने बताया कि भाई झल वर्ण, इसका अर्थ भी आप सुन लीजिए। इसका मैं अर्थ बता देता हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। झल वर्ण के बाद खर वर्ण आए तो झल वर्ण के स्थान पर चर हो जाता है, अर्थात चर्त संधि हो जाती है, ठीक है। ये इसका अर्थ है। अब इस डायग्राम के माध्यम से जो हमने लिखा है इसको समझिए आप। इसका मतलब है कि बच्चों जब हम संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा जो इधर वाला पद होगा, पहले नंबर का पद, उसके अंत में झल वर्ण देखना है।
क्या देखना है बच्चों? झल। अब समस्या ये आती है कि सर झल क्या है? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जस्त संधि में, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि झल क्या होता है। बच्चों आप व्यंजन तो जानते होंगे संस्कृत में कौन कौन से होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, ठीक है ना, 4 ऊष्म वर्ण होते हैं, 4 अंतःस्थ वर्ण होते हैं। 25 और 4 कितने हो गए बच्चों? 29, और 29 और 4 33 हो गए। ये 33 जो व्यंजन है हमारे संस्कृत के अंदर टोटल, इन व्यंजन में से 4 को हटा दीजिए, य व र ल, 4 को हटा दीजिए, बचे हुए जितने भी व्यंजन हैं 29, वो सब के सब आपके झल कहलाते हैं। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दोबारा मैंने आपको फिर से बता दिया है। यानी य व र और ल, इनको हटा दो, बचे हुए सारे व्यंजनों को झल नाम दे दिया गया है, यानी वो सब झल हैं। तो आप समझ जाओ कि यहां पर जो संधि विच्छेद का पहला पद होगा उसके लास्ट में आपको झल वर्ण मिलना चाहिए। पहला एक तरीका तो मतलब एक चीज तो ये हो गई कि ये ढूंढनी है आपको। इसके बाद में आगे जो हमारा दूसरा पद होगा, दूसरा जो शब्द होगा संधि विच्छेद का, वहां पर हमें स्टार्टिंग में देखना है खर वर्ण। क्या देखना है? खर वर्ण। अब आप सोचोगे कि सर खर क्या होता है? अरे खर तो ये लिख रखा है ना, मैंने लिख दिया है आपको खर क्या होता है। यानी कि खर का मतलब होता है बच्चों पहला वर्ण हो सकता है, दूसरा हो सकता है, या तीनों शय में से कोई भी शय हो सकता है। टोटल मिला के 13 वर्ण है खर। हमने कहा कि भाई खर को बुला कर लाइए, तो बताइए कौन आएगा? ये 13 के 13 वर्ण सब दौड़ कर आएंगे कि चलो 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 बुलाया है हमें। मतलब खर में 13 वर्ण हैं, तो यहां पर खर वर्ण जो मिलेगा इन 13 में से कोई भी एक वर्ण मिलेगा, कोई भी मिल सकता है। इधर वाले पद में हमें शुरू में देखना है, ये दोनों चीज यदि मिल जाती हैं, इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, तो फिर यहां जो वर्ण बैठा हुआ है उसको पहला बना देना है, चाहे वो तीसरे नंबर का बैठा हो, चौथे नंबर का बैठा हो, 5वें नंबर का बैठा हो। क्योंकि कैकी फैमिली में या कैके परिवार में 5 लोग हैं, क ख ग घ ng। अब यहां हो सकता है कि भाई 5वें नंबर का बैठा हो, तीसरे नंबर का बैठा हो, चौथे नंबर का बैठा हो। हमें तो कहना है कि 1 नंबर वाले को बैठाएंगे हम, तो भाई यही हमारी संधि है। चलो उदाहरण से समझते हैं बच्चों, इतना तो समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जितनी बड़ी फैमिली होगी हमें खुशी होगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक हमारी ये बात पहुंचे और संस्कृत बिल्कुल भी कठिन नहीं लगे, कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। ये मैं यूं की तो लिखा रखता हूं इसको, इसमें आराम से समझ जाओगे आप। देखिए एक उदाहरण है, उद्धन सर्ग, समझ लो अच्छे से। अब देखो हमने जो लिखा है वो का वही यहां पर अप्लाई करना है आपको। हमने कहा कि भाई संधि विच्छेद का पहला पद ये मिल गया, उसमें सबसे पहले आपको देखना है बच्चों झल वर्ण। तो ये देखिए पहला पद हमारा ये रहा उद, इधर है सर्ग है। अब उद में लास्ट में देखिए दे आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है? दे। अब आप खुद ही बताइए कि दे झल में आता है कि नहीं। ये दे जो है ये झल है या नहीं, बताइए खुद ही, आप बताइए। हमने कहा कि भाई 4 वर्णों को छोड़ दीजिए, य व र ल, बचे हुए सारे के सारे व्यंजन झल होते हैं। तो बताइए ये व रेले को छोड़ दिया हमने, तो दे आ रहा है कि नहीं आ रहा है व्यंजन में? तो ये हमारा दे जो है वो झल हो गया, तो हमें झल तो मिल गया। अब हमने कहा कि भाई आगे इधर जो दूसरा पद है आपका ये वाला, इसके शुरू में स्टार्टिंग में आपको खर मिलना चाहिए। खर, हमने कहा कि भाई खर को बुलाइए, तो 13 वर्ण दौड़ कर आएंगे कि चलो चलो भाई चलो, सर ने बुलाया है। तो यहां पर कितने वर्ण आएंगे दौड़ के, बताइए? 13 वर्ण। तो 13 में पहला भी आएगा, दूसरा भी आएगा, तीनों प्रकार के से आएंगी। तो ये बेटा से आ गया ना, इसका मतलब खर भी मिल गया इधर। अब करना क्या है, बस सिंपल है कि हमने कहा कि यहां जो बैठा हुआ वर्ण है इधर वाला, ये किसी भी नंबर का हो, हमें तो पहले नंबर का बना देना है उसको। अब देखिए बच्चों यहां पर दे बैठा हुआ है। अब दे अंदाजा करिए कि किस फैमिली का व्यक्ति है दे। तो आप सोचोगे भाई दे कहां आता है? ते की लाइन में आता है, ते थे दे। तो तीसरे नंबर का हमें तो पहला बना देना है, तो पहले नंबर का बना दीजिए, संधि हो जाएगी कंप्लीट। तो देखिए बन जाएगा उत्सर्ग, ये बन गया आपका। कितना बढ़िया तरीका है बताइए, एकदम आसान है कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। अब भी नहीं आया तो हम दूसरा तरीका बता सकते हैं, लेकिन कमेंट करके आप जरूर बताएं हमें, ठीक है ना। देखिए ठीक है, अब देखो दूसरा उदाहरण हम लिखते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप खुद ही कर लीजिए। उद्धन तीर्ण है, देखो बच्चों तीर्ण है। अब देखो यहां दे आ रहा है, तो सिंपल सी बात है झल में आता है। इधर आपका ते आ रहा है,
तो ते भी आपका झल में आएगा। हमने कहा कि भाई झल में केवल ये वे रे ले को छोड़ दो, सारे व्यंजन आते हैं। तो देखो ये वे रे ले नहीं होना चाहिए यहाँ पर, बाकी तो कोई भी व्यंजन हो चलेगा। तो ये ते आ रहा है, कोई बात नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, दे को फिर पहला कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ दे का ते हो जाएगा, तो बन जाएगा देखो आधा तय फिर पूरा तय, उत्तीर्ण बन जाएगा, उत्तीर्ण इस तरीका से, ठीक है, उत्तीर्ण बन गया। और भी मैं उदाहरण लिखता हूं, देखो उद धन पन्न है, पन्न है। देखिए बच्चों, अब यहां पर दे आ रहा है, सिंपल है, उसके बाद में पे आ रहा है, पे भी आपका झल में आएगा, तो यहां पर बन जाएगा उत्पन्न है। किसी भी उदाहरण में समस्या हो तो आप हमसे पूछ लेना। अब मैं कुछ उदाहरण यहां लिख रहा हूं, इधर देख लीजिए आप, जैसे षड धन ते, देखिए षड धन ते है बच्चों, षड धन ते। तो यहां पर देखेंगे आप डे आ रहा है। अब डे आपका देखो सिंपल सी बात है, डे भी आपका किस में आता है, झल में आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इधर आपका ते आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, ते। तो ते आपका बताइए खर में आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि हमने कहा कि पहला दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के श खर होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मिल गया, नियम हमारा लग रहा है। तो यहां पर सिंपल क्या कर देंगे बच्चों, तो यहां पर हम कर देंगे देखो श टे कर देंगे, और इधर आपका तय यों की तो रह जाएगा, तो बन जाएगा आपका शट ते। क्या बन गया, शट ते, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम कुछ उदाहरण और आपको बता देते हैं, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए वो चीजें। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं तद धन समय है, तो बन जाएगा यहां पर तत्समय है, बनेगा नहीं, तत्सम बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। एक है आपका तद धन पर है, तो बनेगा तत्पर है। मतलब इतने, मतलब कितने भी उदाहरण बना लो यार, मैंने यहां पर केवल समझाने की दृष्टि से आपको बता दी, जो मोस्ट उदाहरण हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो आ सकते हैं, ठीक है, जो संभावना है हमारे हिसाब से, वो उदाहरण मैंने यहां पर आपको बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि आप ये सारी चीज समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। एक उदाहरण और भी लिख देता हूं यहां पर, देखो आपका हो जाएगा भाई विपद काल, क्योंकि विपद काल, विपद काल। तो यहां भी देखो सिंपल है, इधर क्या आ रहा है और इधर दे आ रहा है, तो यहां पर देखो त्य बना लेंगे आप, पहला वर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। तो देखिए बच्चों, अब इस तरह से हमने ये सारा का सारा आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है। मैंने आपको ये जो भी इसमें समझाने वाली चीजें हैं वो सब क्लियर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आप ये चीज समझ गए होंगे। एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं मैं। देखिए बच्चों, आज की हमारी संधि थी चर्त संधि। चर्त संधि का मतलब होता है पहला वर्ण, यानी कि इस संधि में पहला वर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें याद रखना है कि जिसका नियम है वो है खरीचे। खरीचे में हमने बताया कि खर, खर का मतलब होता है बच्चों पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के शय। हमने इसका अर्थ बताया, अर्थ सुन लो। अर्थ है कि झल वर्णों के बाद में यदि खर वर्ण मिले तो झल वर्णों के स्थान पर चर वर्ण हो जाता है, अर्थात पहला वर्ण हो जाता है। इसी को चर्त संधि कहते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर हमने उदाहरण समझाया आपको, झल बताया, झल वर्ण क्या होता है आप ही बता दीजिए। झल वर्ण का हमने मतलब बताया बच्चों कि चार वर्णों को छोड़ करके, ये वे रे ले को छोड़ करके सारे व्यंजनों को हम झल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, झल कहते हैं। तो आप झल समझ गए। तो यहां हमने कहा कि झल मिलना चाहिए संधि विच्छेद के पहले भाग में, और इधर जो मिलेगा उसकी स्टार्टिंग में आपको खर मिलना चाहिए। यदि ये दोनों चीज मिल जाती हैं तो फिर सिंपल है, यहां जो बैठा हुआ वर्ण है चाहे किसी भी नंबर का हो, उसकी जगह आप पहला बना दोगे। हमने कहा कि भाई नंबर कैसे देखते हैं, तो ये रहा, प्रत्येक लाइन में 1 2 3 4 5 नंबर, इस तरह से नंबर देखते हैं, ठीक है ना। सभी लाइनों में आप देख लेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारी चर्त संधि कंप्लीट हो जाती है। आराम से इसको देखिए, समझिए, नोट्स बना सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा और हमारी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी होगी, तो हमें मतलब और ज़्यादा कुछ अच्छा करने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई संस्कृत सभी लोगों तक पहुंचे। जो संस्कृत को कठिन मानते हैं उनके लिए कठिन नहीं रहे, सरल बन जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। यही हमारा प्रयास है। उस प्रयास को हम लगातार करते रहेंगे बच्चों। तो जुड़े रहिए क्लास से। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, नमस्कार।